पोती का न्याय। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है पोती का न्याय। मैम साहब, यह लीजिए फाइल। आपने इसी फाइल को लाने के लिए कहा था ना? हाँ, इसे मेज पे रखो और मेरे लिए एक कॉफ़ी लेकर आओ। यस मैम। गोपाल तुरंत दौड़ता हुआ अपनी जज मैडम साहिबा के लिए कॉफ़ी लेने चला गया। लगता है आज फिर से किसी को सूली पे चढ़ाने वाले हैं। मैम, गोपाल खुद से ही बड़बड़ाते हुए जा रहा था। अनु ने अपनी जज की कुर्सी संभाली और यह फाइल पढ़ने लगी। अभी उसने 2-3 पन्ने ही पढ़े होंगे कि उसकी फ़ोन की बेल बज उठी। उसने फ़ोन उठाया, लेकिन दूसरी साइड से उसने कुछ ऐसा सुना जिसे सुनकर उसकी आंखों में जैसे ज्वालामुखी उतर आया। पर सामने रखी तस्वीर को देखकर उसकी आंखों से आंसू झलक आए। उसने खुद को संभाला और फाइल लेकर कार में बैठकर कार सीधे घर की तरफ दौड़ा दी। घर जाकर तेजी से उसने ब्रेक लगाई, गाड़ी रोकी और गुस्से से लात मार कर दरवाज़ा खोला तो देखा उसके मम्मी पापा और दोनों भाई आराम से दादा और दादी जी की मौत का जश्न मना रहे थे और सांस चलाकर वे बेशर्मों की तरह नाच रहे थे। गाने की आवाज़ की वजह से उन्हें अनु के आने का पता ही नहीं चला। यह सब देखकर अनु की आंखों में गुस्से के खून उतर आए। अनु ने जोरदार लात मारकर टेप को नीचे गिरा दिया। गिरने की वजह से टेप बंद हो गया और टूट भी चुका था। अनु के भाई और मम्मी पापा भी अचानक से अनु को वहां देखकर चौंक उठे। अनु जो पहले से ही उन चारों को ही घूर रही थी, अनु को देखते ही चारों के हाथों से शराब का गिलास छूटकर नीचे जमीन पे जा गिरी। दीदी, आप तो किसी केस के सिलसिले से बाहर गई थी ना? तो फिर अचानक से देखो ना, पापा दादी और दादाजी के जाने के बाद एकदम से डिप्रेशन में चले गए थे, इसलिए हम पापा का थोड़ा मन बहलाने की कोशिश कर रहे थे। राहुल ने हड़बड़ाते हुए कहा, हाँ दीदी, आप तो जानती हैं ना कि पापा दादी से कितना प्यार करते थे। अनु सीधी अपने दादा दादी के कमरे में चली गई। अनु का यह रूप देखकर चारों अंदर से थर-थर काँप रहे थे। उन्हें भी अंदाजा लग गया था कि शायद अनु को पूरी सच्चाई का पता चल चुकी है। अनु वहाँ से अपने दादाजी की छड़ी उठाकर लाए और डंडे पे हाथ फेरते हुए बोली, अब बोलो राहुल, क्या बोल रहे थे तुम? अनु ऐसे बात करते देख चारों के जैसे बोलते ही बंद हो गई थी। क्या हुआ राहुल, कुछ कह रहे थे ना तुम? दीदी, वो राहुल इतना ही बोल पाया था कि अनु ने खींचकर उल्टे हाथ का तमाचा राहुल के गाल पे जड़ दिया, जिससे राहुल सीधे सोफे पे जा गिरा। बेटा, यह क्या कर रही हो तुम? अनु के पापा थोड़ा हकलाते हुए बोले, खबरदार मिस्टर, जो आपने गंदी जबान से मुझे बेटी कहा तो मिस्टर, यह क्या तरीका है बात करने का? क्या यही सब सीखने के लिए तुम्हें बाहर भेजा है और इतनी बड़ी ऑफिसर बनाया है? अनु बोली, आप एक शब्द बोलना नहीं वरना तुम सबकी जबान खींच लूंगी। अनु का यह रूप देखकर उसके मम्मी पापा चुपचाप खड़े हो गए। अनु दांत पे दांत चढ़ाकर बोली, उस रात दादी को किसने मारा था? राहुल कुछ नहीं बोला, वो बस अंदर ही अंदर डर के मारे थर-थर काँप रहा था। किसने मारा था दादी को? अनु जोर से चिल्लाई। दीदी, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। अच्छा, तो फिर दादी को इतनी चोटें कैसे आई थी? कोई कुछ नहीं बोला। बेटा, तुम यह क्या बहकी बातें करने लगे? आओ बैठकर आराम से बात करते हैं। अनु की मम्मी बोली, चुपचाप वहीं खड़ी रहिए जहाँ खड़ी है, वरना मैं भूल जाऊंगी कि इंस्पेक्टर सिंधे अंदर आए और अरेस्ट कीजिए इन सबको। अनु के एक इशारे पर पुलिस और महिला पुलिस दोनों वहां आ चुकी थी। जी मैम साहब, अरेस्ट कीजिए इन सबको। लेकिन मैम साहब, जो मैंने कहा वह करो। आई सेड अरेस्ट। नहीं बेटा, तुम ऐसे नहीं कर सकती। तुम अपने माँ बाप और भाई को जेल कैसे भिजवा सकती हो? अनु चारों को गुस्से से घूरते हुए बोली, जिस तरह से आप अपनी माँ और बाप, अपनी सास और आप दोनों अपने दादी को मार सकती हो, वैसे मैं भी तुम सबको जेल भिजवा सकती हूँ। इंस्पेक्टर सिंधे थाने लेकर चलो, इन्हें आज किताब में एक और इतिहास रिकॉर्ड होगा। उन्होंने अपने सख्त आवाज़ में कहा और आंखों पे चश्मा लगाकर अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से तेजी से निकल गई। चारों अनु से विनती करते रह गए, पर उन्होंने उनकी एक न सुनी। गाड़ी में रखी अनु के दादा दादी की तस्वीर को देखकर उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसने अपनी दादी की तस्वीर को चूमते हुए कहा, दादी, मैं आप
दोनों को वचन देती हूँ कि आप दोनों के कातिलों को सजा दिलवा कर ही रहूँगी, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़ जाए। अनु अपने दादी की लाडली थी। वो बचपन से ही अपने दादी के साथ ही रहती थी। माँ बाप का प्यार तो जैसे उसने देखा ही नहीं था। वह उस दिन को याद करने लगी जिस दिन उसे अचानक से अपनी दादी की मौत की खबर मिली थी। पापा, यह क्या हो गया? दादी हमें ऐसे छोड़कर चली गई और आप लोगों ने मेरी प्रतीक्षा भी नहीं की। दादी के अर्थी लेकर जाने लग गए। अगर मुझे जरा से भी देर हो जाती तो आप तो इन्हें जला ही देते। पोती शमशान घाट में पहुंचकर रोते हुए अपने पापा से सवाल पे सवाल किए जा रही थी। पापा बोले, हमें माँ की सबको लेकर आना पड़ा बेटे, तुझे आने में बहुत देर हो रही थी और सबको ज़्यादा देर तक घर में रखना तो नहीं चाहिए। मुझे जैसे ही खबर मिली मैं फ्लाइट लेकर आ गई। हे भगवान, मैं पहले क्यों नहीं आई? काश मैं दादी के जिंदा रहते उन्हें देख पाती। वो मेरी बाहों में मरती तो कम से कम अंत समय में उनकी आंखों में मेरा अच्छे देख पाने का संतुष्ट तो रह जाता। अब इन सब मृत आंखों में वो चमक कहाँ रही। पोती शमशान घाट पहुंची तो अपनी मरी दादी से लिपट लिपट के रो रही थी। उसे बहुत बड़ा झटका लगा था कितनी जल्दी उसकी दादी भी स्वर्ग सिधार गई। दादी ने ही उसे बड़े प्यार से पाला था। वह बचपन से दादी के ही साथ रहती थी। वो बचपन में इतनी कमज़ोर थी और बहू उसका ठीक से ख्याल नहीं रख सकती थी, तो दादी उसे अपने साथ गांव ले गई ताकि वहाँ ताज़ी हवा और गाय के शुद्ध दूध से उसकी सेहत बन जाए। और उसके बाद वो हमेशा दादी के पास गांव में ही रही। वो शहर आती तो उसका मन ही नहीं लगता था। उसके 2 भाई थे पर अनु को उससे भी बहुत लगाव नहीं था। वो दादा दादी के ज़्यादा करीब थी। दादाजी ने ही उसे आगे बढ़ने के लिए शहर के बड़े बोर्डिंग स्कूल में भेजा था, वरना उसके पिता के पास तो पैसे नहीं थे। बेटी की पढ़ाई के लिए वो सोचते थे कि बेटी की पढ़ाई पे ज़्यादा खर्च करने से क्या लाभ, वो तो ससुराल चली जाएगी। पर उसके दादाजी को अपनी पोती से बहुत प्यार था। उनकी खुद बेटी नहीं थी और इसलिए उनकी पोती उनकी बेटी समान हो गई थी। अनु पढ़ लिख कर वकील बन गई। तब दादाजी ने ही उसके योग्य वर देखकर शादी करा दी। लड़का भी मजिस्ट्रेट था। शादी के बाद भी अनु ने पढ़ाई जारी रखी और आज सिविल जज बन चुकी थी। वो कभी दादी के आंचल को पकड़ के रोती तो कभी दादी के माथे को सहलाती। कभी उसकी नज़र दादी के माथे में बनी पट्टी में पड़ी तो जैसे उसने पट्टी खोला तो उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी, क्योंकि पट्टी सरकते ही जो देखा उसे देख उसकी तो होश उड़ गई और फिर वो पूरी बॉडी को ध्यान से देखने लगे। उसकी दादी मनोरमा जी अभी कुछ दिन पहले ही अपने बेटी और बहू के घर रहने के लिए शहर आई थी, क्योंकि उनके बेटी की नौकरी शहर में ही थी और वो अपने बीवी बच्चों के साथ शहर में ही रहा करता था। जब तक मनोरमा जी के पति राकेश जी जिंदा थे तब तक वो उनके साथ गांव में ही रहा करते थे। बेटी की पढ़ाई पूरी होने के बाद उसकी शहर में मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लग गई थी। तब पिता ने भी उसकी शादी उसकी पसंद की लड़की से करा दी। हालांकि दादाजी और उसकी दादी गांव में ही अपनी जात बिरादरी की लड़की से शादी करना चाहते थे, जो कि बड़ी सुशील थी, पर बेटे की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा और उसकी पसंद से लड़की से उन्होंने उसकी शादी बड़ी धूमधाम से संपन्न कर दी और बेटा अपनी पत्नी को लेकर शहर में हमेशा के लिए जा बसा और अपनी दुनिया में रम गया। कुछ साल बाद राकेश जी की तबीयत अचानक से गिरने लगी। बीमारियों ने उनके शरीर पर कब्जा कर लिया था। अस्वस्थ रहने के लगे थे। उनके हार्ट में ब्लॉकेज हो गया था। एक दिन जब डॉक्टर ने बताया उसके पास सिर्फ 6 महीने से ज़्यादा का समय नहीं है, तो उन्हें अपनी पोती की शादी की बड़ी चिंता होने लगी। तभी राकेश जी ने एक योग्य चीफ जस्टिस लड़के के साथ अपनी पोती की शादी कर दी, जो लॉ की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी और सरकारी वकील के पद पर कार्यरत थी। वो अक्सर दादा दादी को फ़ोन करती थी। दादी शादी के बाद भी वो पढ़ाई करती रही। आखिर अनु की मेहनत रंग लाई और आज वो सिविल जज बन चुकी थी। यह खुशखबरी देने के लिए उसने दादी को फ़ोन लगाया ही था कि उसे वो दुखद समाचार मिला। अनु की शादी के बाद से राकेश जी की तबीयत बहुत बिगड़ गई। बीमारी ने तो किसी
दीमक की तरह उनके शरीर को खोखला बना दिया था। बहुत दिन तक राकेश जी यूं ही बीमार रहे। उनका अच्छे अस्पताल में काफ़ी इलाज भी करवाया गया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब उनका शरीर बिल्कुल जर्जर हो चुका था। अंत में उनके प्राण शरीर से छूट गए। पति की मृत्यु होने के बाद मनोरमा जी के जीवन में जैसे तूफान आ गया था। गांव में अकेली रह गई थी और उन्हें उनका घर काटने को दौड़ता था। न वो ठीक से खाती न पीती, ऐसे ही बस गुमसुम बनी रहती थी। धीरे धीरे उनकी भी तबीयत नाजुक रहने लगी। जात बिरादरी और समाज के डर से बेटा उन्हें अपने साथ शहर ले गया। मनोरमा जी के पास भी शहर में बेटे के पास रहने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। थोड़े समय पहले वो अपने बेटे के पास शहर में ही आ गई और वहीं रहने लगी। हालांकि मनोरमा जी के दोनों पोते भी बड़े हो गए थे। दोनों ये बहुत कुसंस्कार थे। वो लोग घर में ही चोरी किया करते थे। उन्होंने कभी दादी से प्रेम से बात नहीं किया, पर जब उन्हें दादी से पैसे लेने होते तो प्यार से उनसे बातें करते। एक मनोरमा जी के सोने की चैन खो गई। जब उन्होंने अपने पोते से पूछा तो वो चिल्लाने लगे, मम्मी देखो, दादी हमारे ऊपर अपनी सोने की चैन चोरी होने का इल्ज़ाम लगा रही है। सुनकर अनीता बोली, माँ जी, एक तो हमने आपको अपने घर में पनाह दी, ऊपर से आप मेरे ही बेटों को चोर बता रही हैं। आने दीजिए, आपकी बेटी से बताती हूँ। बहू चैन टेबल पे रखी थी। रोहित राहुल वहीं बैठे थे तो मैंने सोचा शायद इन्हें कुछ पता हो। मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रही। यह सफाई अपने बेटे को दीजिएगा। अपने मेरी बड़ी बेटी को भी मुझसे छीन लिया। यह तो अपनी माँ से भी गैरों की तरह बात करती है। अब क्या मेरे बेटे को भी जेल भिजवा कर दम लेंगे? बहु बच्चे तो प्रेम के भूखे होते हैं। तुम अपनी पहली संतान के ठीक से ध्यान नहीं रख पा रही थी। उसे समय पर दूध जूस वगैरह देती ना थी। उसकी तेल मालिश करती थी। बेचारी हमेशा बीमार रहती थी, इसलिए मैं उसे अपने साथ गांव ले गई। देखो आज वो कितनी बड़ी वकील है और कितनी सुखी है। तुम्हें वो खुश होना चाहिए। हाँ, मुझे बच्चे पालना ही नहीं आता। वो तो बस आपको ही आता है। इन दोनों को भी तो मैंने ही पाला है। क्या कमी है दोनों में? बहू ने बेटी से जानबूझकर सास की उल्टी सीधी शिकायत कर दी। अब तो बेटा भी उन्हें अपने बच्चों का दुश्मन समझने लगा। कहने को बहू हाउस वाइफ थी, लेकिन फिर भी हर समय किसी सहेलियों से गपशप करने में लगी रहती थी। कभी शॉपिंग भी निकल जाती थी। यदि फुर्सत मिले तो घर का काम कर लेती और जब भी उसका पति अरुण ऑफिस के काम के सिलसिले से बाहर जाता तो अपनी मम्मी को हर हफ्ते अपने घर बुला लिया करती, क्योंकि उसकी माँ का घर इसी शहर में था। दोनों माँ बेटी दिन भर मनोरमा जी को ताने सुनाया करते। मनोरमा जी जैसे गांव में अकेली थी, शहर में बेटी बहू के रहने के बावजूद भी यहाँ अकेली ही रह गई। मनोरमा जी के आने पर बहू की तो जैसे खुशी ही छीन गई। वो उन्हें हर समय ताना मारती, सबके सामने तो मीठी मीठी बातें करते, लेकिन जब कोई नहीं होता तो वो उन्हें सुनाने से पीछे नहीं हटती। एक दिन मनोरमा जी की पोती अनु का फ़ोन आया। उसने उससे हाल चाल लिया, पर मनोरमा जी ने उससे उसके ही माता पिता की बुराई करना उचित नहीं समझा। उसने बात करने के बाद मनोरमा जी को भूख लग गई और कुछ मीठा खाने का मन हुआ तो वो किचन में गई और अपने लिए हलवा बनाने लगी। वो बहू अनीता उसके मुंह पे अपनी बेटी को देखकर ताने कसने लगी कि बेटा देखा, तुमने गांव में भले ही रूखी सूखी खाती हो, पर यहाँ रोज देसी घी का हलवा बनाकर खाया जा रहा है। मनोरमा जी ने अपने बेटे से बात करने की सोची, हालांकि वो अपने घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहती थी। उनके बेटे बहू के झगड़ा का कारण वो नहीं बनना चाहती थी, पर हर रोज ताने सुनते सुनते वो तंग आ चुकी थी। और एक दिन जब बेटा घर आया तो उन्होंने बोल ही दिया कि बेटा बहू मुझे हर समय क्या क्या उल्टा सीधा बोलती है। बेटी ने कहा, ठीक है माँ, मैं अभी पूछता हूँ। और उसी समय वो अनीता के कमरे में गया। अनीता, माया क्या शिकायत कर रही है? तुम उनसे बहसबाजी करती हो, उनको ताना देती हो। अरे मैं तो उनसे कुछ भी नहीं कहती। वो जब चाहे तब किचन में जाकर अपने लिए देसी घी का हलवा बना ले, पर तुम्हारी थोड़ी सी तनख्वाह में मुझे घर भी तो चलाना पड़ता है, इसलिए मैं उनसे कह देती थी कि थोड़ा किफ़ायत से सामान खर्च करे। वो भी तुम्हें उसे बड़े प्यार से समझा रही थी, पर तुम्हारी माँ को तो मेरी हर बात जहर लगती है। बहू हूँ न इसलिए, और फिर लव मैरिज करने वाली बहू हूँ।
मैं करूँ तो क्या करूँ, माँ जी तो हमेशा गलत मतलब निकालती। अरे मैं उनकी पसंद की लड़की नहीं हूँ ना, वो तो गांव की लड़की से तुम्हारा विवाह कराना चाहती थी, इसलिए वो मुझसे चिढ़ी रहती है। जाकर देखो तो किचन में मैंने माँ के लिए क्या क्या बनाया है, उनकी पसंद की पूरी मालपुआ और न जाने क्या क्या। माँ जी को तो मुझे ही गलत ठहराता है, आपको मेरे खिलाफ भड़काती है। यह सब कहकर अनीता मगरमच्छ के आंसू बहाने लगी। बाहर बैठी माँ सब सुन रही थी और वो समझ गई कि अब बेटा कमरे में आकर मुझे ही बरसने वाला है। और ठीक वैसा ही हुआ। अरुण आया और माँ पर चिल्लाता हुआ बोला, माँ एक तो बेचारी दिन रात तुम्हारी सेवा करती है और घरों में जाकर देखो कितनी बहुएं सास से काम करवाती है और भरपेट खाना भी नहीं देती। वो तुम्हारा कितना ख्याल रखती है, फिर भी आप कुछ न कुछ बोलते हो। माँ शहर की पढ़ी लिखी होकर भी वो तुम्हारा काम करने में पीछे नहीं हटती, तो तुमको मगरमच्छ गर्मा गर्म रोटियां सेक कर देती है, समय समय पर दवा देती है। तुम अभी जाकर बहू से माफ़ी मांगो, आइंदा से मैं कुछ सुनने नहीं चाहता। अगर इससे कुछ उल्टा सीधा किया तो उसकी जिम्मेदारी भी तुम ही होगी। जिस शर्म आती है मुझे आपको अपनी माँ कहने में। बुढ़ापे में जैसे हलवे के लिए इतना बवाल मचा दिया। माँ बर्दाश्त की भी कोई सीमा होती है, छोटी छोटी बातों का इतना लुत्फ मत दिया करो वरना मुझे सख्त निर्णय लेना पड़ेगा। इतना कहकर बेटा चला गया। आप बहू अनीता अपनी उंगली से अपने बालों को घुमाते हुए सास की तरफ देखकर खूब ठहाके लगाकर हंसने लगी। माँ जी आप मुझसे पंगा लेने की कोशिश मत कीजिएगा। माँ जी मैंने इतना खाने की वैरायटी आपके लिए नहीं बल्कि अपनी मम्मी के लिए बनाया था। वो सब तो मैं अपनी मायके लेकर जाने वाली हूँ और 2 दिन के लिए लौटूंगा। क्या ज़रूरत थी आपको गांव से छोड़कर यहाँ आने की, अब तो भुगतना ही पड़ेगा। वहाँ सिर्फ अपने लिए खाना पकाना पड़ता था, यहाँ आप ना अपनी बेटी और अपने दोनों पोते का भी खाना पकाना पड़ेगा। हंसते हुए बहू ने चिढ़ाकर कहा। धीरे धीरे बहू को अपनी सास को परेशान करके बड़ा मज़ा आने लगा और पोते भी उनके साथ मनमानी करने लगे। उन्हें कोई समझने वाला नहीं था। रात में दादी सो जाती तो पोते उनके सामने सामानों की तलाशी लेते थे कि कहीं से कुछ मिल जाए तो चुरा ले। एक रात 12 बज रहे थे और मनोरमा जी को नींद नहीं आ रही थी। बहू ने पतला से कंबल दिया था जिसमें उन्हें ठंड लग रही थी। तभी उन्होंने देखा कि उनके दोनों पोते आए उनके कमरे की तलाशी लेने लगे। तब मनोरमा जी समझ गई कि क्या हो रहा है। वो जो भी पैसे बैंक से निकाल कर लाती वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। पहले तो वो सोने का नाटक करती रही, फिर अचानक उठ बैठी। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो कहते थे कि तुम मेरे पैसे और जेवर नहीं चुराती, इतनी रात तुम क्या लेने आए हो? दादी तुम जाग रही हो, हाँ तभी तो तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। तभी राहुल रोहित ने फिर से माँ को आवाज़ दी, माँ यहाँ आओ देखो, दादी फिर से हमारे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा रही है। जब अनीता आई तो तूने रोने का नाटक करने लगे। मम्मी मम्मी हमें तो दादी के कराने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, तो सोचे चलकर पूछे कि दादी कोई ज़रूरत तो नहीं, पर दादी है कि हम पर चोरी का इल्ज़ाम लगा रही है। कहती है रात में तुम लोग मेरे कमरे में घुसकर चोरी करते हो। अच्छा एक तो मेरे बच्चों आपका ख्याल रखते हैं, ऊपर से आप उन पर चोरी का इल्ज़ाम लगा रही हैं। ठीक है आने दे अपने पिता को, इन्हें वापस गांव भिजवा दूंगी। यह सुनकर दोनों भाई परेशान हो गए। दादी चली गई तो जो थोड़े बहुत पैसे मिलते थे वो भी नहीं मिलेंगे। अभी तो उन्हें दादी के सोने के कंगन उतरवाने हैं, क्योंकि कंगन उनकी कलाई पर भीड़ थी और उन्हें उतारने समय वो जाग न जाए, इसलिए दोनों उसे चुरा नहीं पा रहे थे। कंगन बहुत भारी और महंगे थे। माँ रहने दो इन्हें, काम मत बेचो वरना दुनिया तुम्हारे ऊपर ही इल्ज़ाम लगा देगी कि बेचारी बूढ़ी दादी को यह लोग ख्याल नहीं रखते थे। जाने दो, हम इन्हें माफ़ करते हैं। दोनों ने अच्छा बनने का नाटक किया। देखा मेरे बेटों का दिल कितना बड़ा है और आपको तो बस हमारी हर बात में बुराई देखते हैं, पर मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ूंगी। लाइए वो कंबल मुझे दे दीजिए और आज रात आप बिना कंबल के सोएंगे। बहू वो पतला सा कंबल भी ले गए और सारी रात मनोरमा जेठ रोती रही। अगले दिन जब बेटा आया तो माँ और बेटों ने उसे शिकायत कर दी। इस बेटा
अपनी माँ से बोला, माँ खबरदार, जो कभी भी मेरे बेटों पर ऐसा इल्ज़ाम लगाए या आखिर वार्निंग है, मैं तुम्हें वापस गांव भेज दूंगा और खर्चा पानी भी नहीं दूंगा। बस माँ, बहुत हो गया, तुम्हारी नौटंकी बर्दाश्त करने की भी सीमा होती है। गाँव से तुम्हें इसलिए नहीं लाया कि तुम हमारे बीच की लड़ाई करवाओ। यह सब ड्रामा बंद करो। एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर इस घर में रहना तो चुपचाप रहना होगा और मेरी पत्नी और बच्चों को इज्जत देनी पड़ेगी, तभी वो तुम्हें तो वक्त की रोटी देंगे। अब तो दोनों पोते बेधड़क कमरे की तलाशी लेने लगे। उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। अब तो मनोरमा जी की हालत पहले से बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। वह किसी से कुछ ना कहती, चुपचाप अपने कमरे में बैठी रहती। खाने को मिल जाता तो खा लेती, नहीं तो मांगने ही न जाती। कभी कभी तो भूखे ही पड़ी रहती। एक दिन उन्होंने बेटे से कहा, बेटा मेरी अलमारी में ताला लगवा दे ताकि मैं बैंक से जो पैसे लाती हूँ उसमें रख सकूँ। बस फिर क्या था, अनीता तो इंतजार में बैठी थी कि जैसे लड़ने के लिए भीड़ हुई। बोली, देखा, पहले साफ साफ हमारे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाती थी, अब बात बदल के हमें चोर बता रही है। हम लोग इनका इतना ख्याल रखते हैं और बदले में हमें चोर बुलाया जाता है। अरे अगर थोड़ी भी शर्म बची है तो इस घर से चली क्यों नहीं जाती? चोरों से क्यों रिश्ता बना रखा है? यह सब बातें वो रोज़ रोज़ सुना कर अपनी सास का जीना हराम कर देती। चाहे मनोरमा जी कुछ बोले या न बोले, वो तो बीच में टपक कर जरूर ताने कस देती थी। मनोरमा जी अपने पति को याद करके बस रोती रहती थी। आप क्या गए तो मेरी किस्मत ही फूट गई। बेटी बहू यह दिन दिखाएंगे सोचा ही नहीं था। कभी कभी मन करता है खुदकुशी ही कर लो। मनोरमा जी का शरीर भी बहुत कमज़ोर हो गया था। मनोरमा जी जानती थी कि पोती को अगर यह सब बताऊंगी तो दुखी हो जाएगी और शायद मुझे अपने पास ही बुला ले, पर इसे उसके सास ससुर को अच्छा नहीं लगेगा। उसके घर में कलह होगा और ऐसा मनोरमा जी नहीं चाहती थी। इसलिए जब भी पोती का फ़ोन आता तो मनोरमा जी हंसते मुस्कुराते हुए उससे बातें करती, अपना दुख उसके आगे कभी नहीं रोया करती। लेकिन एक दिन मनोरमा जी ने सब कुछ बताने के लिए अपने पोती को फ़ोन मिलाया तो पता चला कि उसकी तबीयत बहुत ख़राब है और वो हॉस्पिटल में भर्ती है। बेचारी उसे कुछ कह नहीं सकी। अस्पताल से लौटकर उसकी पोती जब वो घर आई, इस समय फ़ोन की घंटे खनखना उठी। उसे कुछ ऐसी दिल दहला देने वाली खबर मिली जिसे सुनकर वो सोफे पे दम से गिर पड़ी। उसके हाथ से फ़ोन छूट गया, उसका गला भर आया और मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। उसके आंसू बस छलकते ही जा रहे थे। उसके पति ने पूछा तो वो कुछ ना बोल पा रही थी। पति ने फ़ोन लेकर खुद बात की तो पता चला कि दादी जी का देहांत हो चुका है। दोनों तुरंत ही उसके घर दादी के अंतिम दर्शन के लिए आने के लिए पड़े तो वहाँ पता चलता है कि उसकी दादी की अर्थी को शमशान ले जाया जा चुका है। अनु भाग कर शमशान पहुंची। दादी को चिता पर लिटा दिया गया था और बस आग लगने ही वाली थी कि अनु और उसके पति ने पापा को रोक दिया। अनु दादी से बहुत जुड़ी थी, वो अपनी बेटी की तरह थे। दादी ने उसे बचपन से पाला था। उन्हें चिता पर इस तरह देखकर तो उसका सीना छलनी हुआ जा रहा था। उसे याद आया अभी 2 दिन पहले ही तो दादी से बात हुई तो वो कह रही थी घुटनों में दर्द बहुत बढ़ गया है, बाकी सब कुछ तो ठीक था। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया? अनु ने अपनी माँ से कहा, माँ आप लोगों ने ना तो मुझे कोई खबर दी ना मेरा इंतज़ार किया। माँ तो आंसू बहाते चुपचाप खड़ी थी। वहाँ पे सब कह रहे थे कोई कारण अभी तक ढंग से समझ नहीं आया था। माँ ने सबसे कहा कि जिस समय माँ जी की मौत हुई थी उस समय घर पे कोई नहीं था और उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैं उनके पास के एक डॉक्टर को दिखाने ले गई। डॉक्टर ने दवा देकर भेज दिया। वापस लौटते समय वो चक्कर खा के गिर पड़ी और सिर में चोट आ गई और रात में ही उनकी मृत्यु हो गई। अनु दादी से लिपट कर रोती जाती थी, दादी तुम मुझे क्यों छोड़कर चली गई? जब मैं आती थी तो मुझे देखते ही कितनी खुश हो जाती। अनु यह खा लो, अनु वो खा लो, मेरे आगे पीछे घुमा करती थी तो मुझे इतना प्यार से अपने हाथों से खाना खिलाती थी। अब कौन मुझे वो प्यार देगा? दादी मैं कितनी अकेली हो गई। अब मैं किसके साथ अपना दुख दर्द ब्याह करूं? वापस आ जाओ दादी, दादी वापस आ जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। यह अपनी दादी के माथे को सहला रही थी। तभी दादी के माथे की पट्टी सरक गई तो अनु यह देखकर चौंक गई क्योंकि माथे की पट्टी के नीचे जो
चीर थी वो काफ़ी गहरी थी। ऐसा लगता था जैसे किसी ने उनका सिर दीवार पर दे मारा हो। गिरने का इतना गहरा घाव नहीं लगता कि सर ही फूट जाता, क्योंकि वो खुद वकील और जज है, इसलिए घाव के कारण को पहचाना उसके लिए बड़ी बात नहीं थी। तब वो दादी की पूरी बॉडी को बड़े ध्यान से देखने लगी। उसे शरीर पे कई चोट के निशान दिखे, साथ हाथ की हड्डी टूटी हुई थी और उसकी दादी का कंगन जो वो कभी नहीं उतारती थी वो गायब था। साफ साफ लग रहा था किसी ने कंगन जबरदस्ती उतारने की कोशिश की थी, जिससे कंगन घिसने की कलाई पर घाव बने थे। तभी पापा उसकी दादी की चिता को आग लगाने जा रहे थे। तभी अनु बोली, पापा रुक जाओ, और दादी की चिता के सामने आकर हाथ फैलाकर बोले, कोई भी इनका दाह संस्कार अभी नहीं करेगा। जब अनु ने ऐसा किया तो सब लोग चौंक गए और बोले कि अनु बेटी, इतनी बेवकूफ़ी मत कर, यह तो कुदरत का दस्तूर है, जो आता है एक दिन उसको तो जाना ही होता है। आखिर ऐसा क्या होगा जो तू अपनी दादी के शव को जलाने से रोक रही है। तब अनु ने अपने पति को अपनी दादी की बॉडी पे बने घाव दिखाए। वो भी समझ गए कि यह हत्या का केस है। तुरंत फ़ोन करके पुलिस बुला ली। पुलिस के आने पर सब लोग आश्चर्यचकित हो गए कि आखिर माजरा क्या है, समझ ही नहीं पा रहे थे। अनु ने पुलिस वालों से कहा कि मेरे माता पिता और भाइयों को गिरफ्तार कर लीजिए, मुझे शक है कि इन्होंने मेरे दादी का कत्ल किया है। परंतु पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और केस लड़ा जाने लगा। अनु ने खुद केस की वकील के रूप में पैरवी की और दादी के शरीर के लगे घाव को दिखाते हुए जज साहब, जो उसके अपने पति थे, उन्हें तर्क दिए कि उसकी दादी की मौत किसी बीमारी से नहीं हुई बल्कि उसका कत्ल किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ कि विक्टिम की मौत गला घुटने से हुई, यानी किसी ने उसका गला दबाया था। शरीर पे दोनों के पोते के हाथों की उंगलियों के निशान पाए गए। उनकी मौत भी एक दिन पहले ही हो चुकी थी। लाश को एक दिन रोक कर तब जलाने के लिए ले जाया गया। पहले तो अनु के माता पिता और भाई इल्जाम से इनकार कर रहे थे, फिर अनु को इमोशनल ब्लैकमेल करने लगे। अरे तू कैसी बेटी है जो अपने सगे माता पिता को जेल भिजवाने पर तुली है। ऐसी बेटी से तो बे औलाद रहना भला, कम से कम अपने छोटे भाइयों को तो ख्याल कर, उन्हें तो बख्श दे, हम दोनों को जेल भेज दे। हमने तो तुझी दादी के पास गांव भेजकर ही गलती कर दी थी। अनु की मां ने कहा, मैं खुद एक जज हूँ और मैं जानती हूँ कि इंसाफ रिश्तों से बढ़कर होता है, और मैं अपनी दादी को इंसाफ दिलाने के लिए अपने माता पिता और भाई को नहीं माफ़ कर सकती, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो मेरा ज़मीन मुझे दोबारा जज की कुर्सी पर बैठने नहीं देगा। अरे तू जज अपनी दादी का इंसाफ नहीं कर सकती, वह गैरों के साथ क्या इंसाफ करेगी। कौन मेरी सुनेगा, फैसले पे भरोसा करेगा। पूरे घर की तलाशी ली गई, जहां उन्हें उसकी दादी के साथ होने वाले अत्याचारों के बारे में बहुत सबूत मिले। उनके कमरे में एक भी रजाई न होना इस बात का सबूत था कि वो ठिठुरते हुए रात बिताती थी। पोस्टमार्टम में यह भी था कि 2 दिनों से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था, यानी उन्हें भूखा रखा जाता था। उनके कमरे में 1 रुपये भी नहीं थे, जबकि उसकी दादी बैंक पासबुक के अनुसार वो 2 दिन पहले ही कुछ पैसे निकाल कर लाई थी। साथ ही पुलिस को राहुल रोहित के कमरे से 2 सोने के मोटे कंगन मिले, जिन्हें अनु ने पहचान लिया कि वो उसकी दादी के थे। पुलिस ने सख्ती से पूछा तो रोहित ने बता दिया कि उस रात क्या हुआ था। राहुल रोहित के पिताजी शहर से बाहर गए थे, तो राहुल रोहित रात को दादी के कमरे में पहुंचे और उनसे कंगन छीनने लगे। दादी उठ गई और चिल्लाने लगी, कहीं मोहल्ले वाले न जाग जाए, इसलिए राहुल ने दादी का सर दीवार पे दे मारा। वो बेचारी बेहोश हो गई। तब कंगन जबरदस्ती निकाल के लिए इतने में दादी उठ गई और जान बचाकर भागने लगी, कहीं वो मोहल्ले वालों को न बता दे। इसी डर से दोनों भाइयों ने दादी का गला दबाकर उन्हें मार दिया और अपनी माँ को जगाकर पूरी रात बात बताई। हे भगवान, यह तो तुमने कुछ ज़्यादा ही बुरा कर दिया, अब क्या करे, वो तो बूढ़ी ही थी उनके लिए। मैं अपनी जवान बेटी को नहीं खोना चाहती, ऐसा करो, अभी किसी को कुछ मत कहो।
परसों सुबह तुम्हारे पिताजी वो आने तो उससे बात करके बीमारी का बहाना बनाकर दाह संस्कार करा देंगे। जब अनु के पिता लौट कर आए तो उन्हें पूरी बात बताई गई। पहले तो वो इस अपराध का पर्दा डालने की तैयार नहीं हुए, पर राहुल रोहित उनके सामने हाथ जोड़कर रोने लगे। पुत्र प्रेम में उन्होंने भी सिलेंडर कर दिया और इस तरह तीनों ने अनु को दादी के मारने की सूचना दे दी। पर इससे पहले कि वो लौट आती, वो लोग सबको अंतिम संस्कार करा देना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी बेटी दादी को बहुत चाहती थी और वो स्वयं सिविल जज थी और उसका पति जो चीफ मिनिस्टर था। अगर उन्हें शक हो जाता गया तो उनके दोनों बेटे को सजा से कोई नहीं बचा सकता था। पर अनु को जैसे ही दादी की मौत की खबर मिली, वो फ्लाइट लेकर समय पे पहुंच गई और लाश को जल्दी से पहले पुलिस के हवाले कर दिया। अनु ने अपनी सूझबूझ और समझदारी से अपनी दादी के हथियारों को सजा दिलवाए और अपनी दादी का अंतिम संस्कार किया। राहुल रोहित पर कत्ल का मुकदमा चला और अनु के माता पिता का कत्ल में साथ देने और उसे छुपाने का मुकदमा चला। अरुण ने जेल जाते समय अपनी बेटी से कहा, बेटी मैंने कभी तुझे जी भर प्यार नहीं किया, तेरी लड़की होने का मुझे बहुत अफसोस था। मैं तो लड़कों को ही अपना वंश बढ़ाने वाला मानता था, पर उन्होंने ही मेरे वंश का नाश कर दिया और तूने तो मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। यह मेरी माँ की परवरिश के कारण हुआ। मेरे बच्चों की परवरिश एक नागिन ने की थी, इसलिए वो भी नाग निकले। आस्तीन के नाग जिन्होंने मेरी ही माँ को डस लिया और रोते हुए चले गए। अरुण अपने किए पर पछता रहे थे, पर अब रोने का क्या फायदा। और अनु की आंखों में संतुष्टि के आंसू झलक पड़े कि उसने अपनी दादी को इंसाफ दिला दिया। दोस्तों, हर माँ बाप को अपने बच्चों की चिंता होती है और उनकी कमाई को जो जिसे चाहे उसे दे, यह उसका अधिकार है। कानून भी इसका परमिशन देता है, पर माँ को जायदाद के चक्कर में रास्ते से हटा देना लानत है। ऐसी बहू से अच्छा है कि बेटा कुंवारा ही रह लेगा। लोग मरने से भात श्राद्ध करते 56 भोग लगाते हैं, भंडारा करते, पर जीता जी एक एक रोटी के लिए तरसा देती हैं। माँ को रोटी की जगह सिर्फ खाने की थाली में आंसू या आंसू परोसती हैं और कुछ तो इतने नीचे गिर जाते कि अपने जन्म देने वाली माँ को इस दुनिया से मिटा देते हैं। उन्होंने अपनी दादी के कातलों को सजा दिलवाई और अपनी दादा दादी के जमा पूंजी एक वृद्धाश्रम में दान कर दी। अनु ने आज एक इतिहास रिकॉर्ड किया था जिसे कर पाने का साहस हर किसी में नहीं होता। काश हर घर में अनु जैसी बेटी पैदा हो, इस दुनिया से अत्याचार खुद ब खुद खत्म हो जाए। दोस्तों, अनु के फैसले के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी? यदि कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे एक और वीडियो में एक नई कहानी के साथ। अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।